इसका नाम सुभाष बंसल था। इंस्पेक्टर सुंदर दास की कॉल इसे आ चुकी थी। अब वो पहाड़ी पर वाक़ अपने बंगले नुमा मकान में अकेला बैठा बेचैनी से इनका इंतजार कर रहा था। मकान की खिड़कियों से शहर की सुर्ख और नीली बत्तियां नजर आ रही थी। बाहर बारिश अब बहुत शिद्दत से हो रही थी। सुंदरदास और मास्टर डिसोजा जब कार से उतरकर मकान के अंदर दाखिल हुए तो उनके कपड़े पानी से निचड़ रहे थे। सुभाष को देखकर सुंदरदास की आंखों में ऐसी चमक आ गई जिसमें बैक वक्त उम्मीद की झलक भी थी और मायूसी की रमक भी। सुभाष ही वो आदमी था जिसे वो फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहता था। इसके इन हालात से सुभाष भी बखूबी आगाह था, लेकिन जानता था कि सुंदरदास इसका जुर्म साबित नहीं कर सकता। इसके खिलाफ कोई शहादत नहीं थी। दूसरी तरफ सुंदरदास भी इन्हीं कैफियत का शिकार था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि सुभाष मुतमईन और सुंदरदास मायूस व बेबस। तुमने फोन पर बताया था इंस्पेक्टर कि मेरी पत्नी नैना को तलाश कर लिया गया है। सुभाष ने बारी बारी इन दोनों के चेहरों का जायजा लेते हुए पूछा। आखिर में इसकी नजरें लहीम शहीम मास्टर डिसोजा के जिस्म पर जम कर रह गए। सुंदरदास ने मास्टर का तारुफ कराने की जरूरत नहीं समझी। मैंने कहा था ना कि हम तुम्हें उस तक ले जाएंगे, सुंदरदास ने बेपरवाही से जवाब दिया। कहाँ? सुभाष से पूछा गया। इसकी आंखों में तशवीश सी झलकने लगी। जहाँ कातिल ने इसकी लाश छुपा कर रखी है। कातिल? सुभाष के मुंह से बेहतियार निकला। अब वो एकदम परेशान नजर आने लगा। मास्टर सोच रहा था कि अगर वो वाकई मुजरिम था तो इस वक्त बड़ी शानदार अदाकारी कर रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे कत्ल किया गया? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई इंस्पेक्टर? बहरहाल ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इसका कातिल पकड़ा गया है या नहीं। इसने बेमोहरी से पूछा। तुमसे लाश शिनाख्त करने के बाद हम फौरन इसे पकड़ लेंगे, सुंदरदास ने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। खुशकिस्मती से एक ऐनी शाद ने इसे कत्ल करते और लाश छुपाते देख लिया। ये कुछ अजीब सा लगता है, सुभाष ने कंधे उचकाकर उलझते हुए लहजे में कहा। तकल्लुफ बरतरफ, मुझे इस बात का यकीन नहीं कि तुम मेरी बीवी को तलाश कर चुके हो। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि उसे कत्ल कर दिया गया है या किसी ने उसे कत्ल होते देखा है। अगर वाकई कोई ऐनी शायद मौजूद है तो इसे इससे पहले भी जुबान खोल लेनी चाहिए थी। इसकी भी एक माकूल वजह है। सुंदरदास के लहजे में यक सख्ती आ गई, लेकिन अब वो हकीकत से पर्दा उठाने को तैयार है। मिस्टर सुभाष, मुझे उम्मीद है कि लाश को शिनाख्त करने के बाद हमारे साथ जाने में तुम्हें कोई एतराज़ न होगा। तुम्हारे इस ताउन से हम कातिल को बहुत जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचा सकेंगे। सुभाष एक लम्हे को हिचकिचाया। इसके चेहरे की रंगत तब्दील हुई, लेकिन जब वो बोला तो आवाज़ मामूल के मुताबिक और एतमाद से भरपूर लगी। मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम जानते हो कि कातिल को फांसी के फंदे पर देखने के लिए मुझसे ज़्यादा और कौन बेचैन होगा। इस दौरान मास्टर ने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। वो खामोश खड़ा गहरी नजरों से सुभाष के चेहरे का जायजा लेता रहा। सुभाष ने भी इसकी तरफ देखा, लेकिन इसे फौरन अपनी नजरों का जाविया बदल लेना पड़ा। वो मास्टर की नजरों की ताब नाराज का। मैं समझता हूँ कि ये कोशिश बेकार होगी, लेकिन कोई हर्ज नहीं, मैं जरा कोट पहन कर रहता हूँ, कहता हुआ सुभाष दूसरे कमरे में चला गया। जब वो मौसम की मुनासिबत से लिबास पहनकर बाहर आया तो सुंदरदास इशारा करता हुआ बाहर निकल गया। बाहर निकलकर सुभाष अपनी कार की तरफ बढ़ा तो सुंदरदास ने इसे टोक दिया। हम अपनी कार में जाएंगे। कार को छोटी है मगर हम 3 अफराद के लिए काफी है। सुंदरदास ने शायद इसकी इमारत का बर्म रखने के लिए यतनजन ऐसा कहा था, क्योंकि सुभाष के बंगले के पोश में एक लंबी सी गाड़ी मौजूद थी। सुंदरदास इस स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। एक लम्हे की हिचकिचाहट के बाद सुभाष इसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। मास्टर ने भी निश्चित संभाल ली। बारिश कभी तेज और कभी आहिस्ता हो रही थी। वक्फे वक्फे से बादल भी गरजते और बिजली भी चमक रही थी। हम वो रास्ता तैयार करेंगे जहां से कातिल लाश को लेकर गया था, सुंदरदास ने मध्यम और इसरार भरे लहजे में यह कहते हुए कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रुख वाडे का ड्राइव बीच की तरफ था। इस वक्त यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। सुभाष खामोश बैठा विंडशील्ड से बाहर देखता रहा, लेकिन जब कार इंदिरा एवेन्यू की तरफ घूमी तो इसने बेचैनी से पहलू बदला, और जब मास्टर ने सुंदरदास को दाएं बाएं मुड़ने की हिदायत की तो वो एक बार फिर कुसमुसाया। सुंदरदास ने गाड़ी ईस्ट व्यू की तरफ घुमा दी, और जब गली से निकलकर कार गोवर से दूर होती हुई देसाई स्ट्रीट के करीब पहुंची तो एक लम्हे के लिए सुभाष के चेहरे की रंगत बदल गई। इसने कुछ कहना चाहा मगर होंठ सख्ती से बीच लिए। यहाँ से बाएं तरफ। मास्टर ने बड़ी उजलत में सुंदरदास को हिदायत दी। गाड़ी बाएं तरफ घूम गई और जीरी इलाके से होती हुई मास्टर की हिदायत के मुताबिक मार्बल मार्केट की सड़कों का चक्कर काटती हुई शांति वार्ड में निकल आई। दाएं तरफ मास्टर ने दोबारा हिदायत की। गाड़ी दाएं तरफ मुड़ गई। इस तरफ 2 और सड़कों का चक्कर काटने के बाद दोबारा इंदिरा एवेन्यू की तरफ निकल आए। उधर सुभाष मुस्तरब नजरों से इन सड़कों और गलियों की तरफ देख रहा था। जहां जहां कार गुजर रही थी वो बार बार बेकली से पहलू बदल रहा था। जब मास्टर की हिदायत के मुताबिक कार ड्राइवर की तरफ घूमी तो वची उठा। तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा जिस तरह पागलों की तरह कार को इधर उधर घुमा रहे हो? इस तरफ कोई पुलिस स्टेशन, अस्पताल या मुर्दाखाना नहीं। मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कातिल के नक्शे कदम पर। और तुम जानते हो कैसे रास्ते हमेशा पेचीदा होते हैं, मास्टर ने मध्यम लहजे में जवाब दिया, और इसके साथ ही सुंदरदास को बाएं तरफ मुड़ने का इशारा कर दिया। फिर गाड़ी बाईं मुड़ी और इस सड़क पर चलते हुए इस दोराहे पर पहुंच गई जहां से एक सड़क बस्ती इलाके और दूसरी महापुर म्यूजियम की तरफ चली जाती थी। इनकी इस आवारागर्दी से अब सुभाष की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। वो एक बार फिर चिढ़ा। मैं कहता हूँ गाड़ी रोको और मुझे नीचे उतरने दो। मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग मेरे खिलाफ किसी किस्म का जाल बिछा रहे हो। मेरी पत्नी तुम लोगों को नहीं मिली और ना ही तुम लोग जानते हो कि वो कहाँ है। मुझे जाने दो, गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ।
हम तुम्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसे कातिल ने इख्तियार किया था। मास्टर डिसोजा ने नरमी से जवाब दिया। इस रात ऐसी ही तूफानी मौसम में जो उसने रास्ता इख्तियार किया था, इसे यकीन था कि वो किसी की नजरों में नहीं आया था। ये नामुमकिन है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम कैसे कह सकते हो कि कातिल ने यही रास्ता इख्तियार किया था? तुम लोग तो ये भी नहीं जानते कि मेरी पत्नी को कत्ल भी किया गया या नहीं। सुभाष इस बार बुरी तरह से चीख कर बोला। इसका लहजा ऐसे था जैसे इन्हें नहीं अपने आप को कायल करने की कोशिश कर रहा हो। सुंदरदास ने मुड़कर इसकी तरफ देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की। इसकी तमाम तवज्जो ड्राइविंग की तरफ थी। वो मास्टर की हिदायत पर गाड़ी को कभी दाएं कभी बाएं घुमा रहा था। कार मजीद 3-4 गलियों और ब्लॉक से होती एक सड़क पर पहुंची तो मास्टर ने इसे एक बार फिर मुड़ने की हिदायत की। तभी सुभाष ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ उतार दो। तुम लोगों को मुझे इस तरह हरासा करने और जबरदस्ती रोकने का कोई हक नहीं पहुंचता, वो रो देने वाले लहजे में बोला। मास्टर ने इसे बाजू से पकड़कर दोबारा सीट पर बिठा दिया। सुभाष के लिए अब मजामत की कोई गुंजाइश नहीं रही। वह मशीन से बैठा वह होंठ चबाने लगा। गाड़ी अब एक बार फिर शुमाल की तरफ बढ़ रही थी। बारिश का जोर अब बढ़ गया था। कार की छत से ऐसी आवाजें बढ़ रही थी जैसे छत पर पत्थर बरसाए जा रहे हो। वाइपर विंडशील्ड पर बहती हुई पानी की लकीरों को साफ करने की जहद मुसलसल में मसरूफ था। इनका रुख तब्दील हो चुका था। अब कार हाईवे से दूर एक नाहमवार और डलवान रास्ते पर पहुंच चुकी थी। इस तरफ बहुत दूर एक और आबादी थी। बारिश के शोर के अलावा हर तरफ सुकूत और सन्नाटा था। ऐसे तूफानी मौसम में अगर यहाँ किसी को कतरा फेंक दिया जाता है तो इसके बारे में कभी किसी को कुछ मालूम नहीं हो सकता। इन दोनों के दरमियान में फंसे हुए सुभाष का दिल बड़ी शिद्दत से इस खौफ में धड़कने लगा था। मास्टर ने जैसे ही दाएं तरफ मुड़ने की हिदायत की वो इस तरह उछला जैसे बुच्छू ने उसे डंग मार दिया। सुंदरदास ने मास्टर की हिदायत पर गाड़ी फौरन ही दाएं तरफ मोड़ी। कार की रफ्तार तेज नहीं थी। गली सुनसान और तारीख थी। किसी घर की खिड़की या रोशनदान से रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ आगे एक और मोड़ के बाद अब गली में कहीं कहीं लाइट्स रोशन थी, जिनकी जर्द रोशनी में एक बहुत बड़ा जंगला दिखाई दे रहा था। मास्टर गहरी और भांपती हुई नजरों से दाएं देख रहा था। सुभाष की ज़हनी कैफियत ऐसी थी जैसे इसकी दिमाग की रंगें फाट जाएंगी। गाड़ी रोक लो, बिलायत मास्टर ने कहा। इसके अल्फाज ऐसे थे जैसे गहरे सन्नाटे में अचानक ही गोली चलने की आवाज़ गूंज गई हो। सुंदरदास भी अपनी जगह पर उछल कर रह गया। इस नेहुद कार बोर्ड की तरह ब्रेक पर पैर का दबाव डाल दिया। इंजन बंद हो चुका था। हर सुबह खामोशी। चंद ही लम्हों में वो तीनों इस तरह खामोशी से बैठे रहे जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। इस चीखते हुए सन्नाटे में सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी। गोपन राम पिक्चर्स वेयर हाउस। सुंदरदास बड़बड़ाया। ये तो उनका गोदाम है जहाँ पुराने सेट, सिंदरियाँ, कटी फटी रेलें और आलतू फालतू चीज़ें डाल देते हैं। हमें यही उतरना है, कहता हुआ मास्टर डिसोजा दरवाजा खोलकर बाहर निकल यूं अब वो दरवाजे के करीब खड़ा सुभाष की तरफ देखने लगा, जो चंद मिनट पहले कार से उतरने को बेचैन था, लेकिन अब महसूस हो रहा था जैसे सीट छोड़ने का इसका कोई इरादा ही ना हो। सुभाष ने जेब से सिगरेट निकालकर होंठों में दबाया और उसे सुलगाने की कोशिश की। लाइटर जलाते हुए वो आगे को झुक गया, लेकिन शोला एकदम भड़क कर बुझ गया। इसने चिल्लाकर सिगरेट एक तरफ फेंक दी और कार से बाहर निकला। मैं नहीं जानता तुम लोग मुझे किस सुनसान जगह में ले आए हो, वो वहशियाना लहजे में बोला। मैं घर जा रहा हूँ और तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, समझे? मास्टर डिसोजा ने से बाजू से पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि सुभाष घबरा गया। तुम आखिर किस बात से खौफजदा हो? अपनी बीवी को तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर डरने वाली बात क्या है? सुंदरदास ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने इसे कत्ल नहीं किया, सुभाष चिल्लाया। इससे पहले कि हम तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को कोई और रुख दें, तुम्हें हमारे साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए। सुंदरदास बोला, हमें इस गोदाम के अंदर जाना चाहिए। मास्टर ने कहते हुए कदम आगे बढ़ा दी। सुभाष भी गिरता पड़ता इसके साथ चल पड़ा। सुंदरदास इसकी दूसरी तरफ था। इस तरह सुभाष अब दोनों के बीच में था। वो लोग जंगले के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। बारिश अब भी इसी तेजी से हो रही थी और दूर दूर तक किसी जीरू का निशान ना था जो इन्हें देख सकता। अगर वो सुभाष को कत्ल भी कर दें तो कोई इनके खिलाफ किसी किस्म की शहादत नहीं दे सकता। तकरीबन 30-40 कदम चलने के बाद वो गेट के सामने आकर रुक गए। ताला लगा हुआ है, मैं कार से कोई औजार लेकर आता हूँ, सुंदरदास कहता हुआ कार की तरफ चला गया। चंद मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में टायर लीवर था। टायर लीवर के एक झटके से ही ताला खुलकर लटक गया। अब अंदर चलो, मास्टर ने कहा। नहीं, सुभाष बदहवासी और खौफ के आलम में चीखा। मैं तुम लोगों के साथ अंदर नहीं जाऊंगा। तुम लोग मुझे कत्ल करना चाहते हो, मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों पर हरास का केस दायर करूंगा अदालत में। हम सिर्फ तुम्हारी पत्नी की लाश की शिनाख्त कराना चाहते हैं। डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप अंदर चलो। सुंदरदास ने इसे कंधे से पकड़कर आगे निकला। सन्नाटे में उभरने वाली शड़ाब की आवाजें बड़ी पुरस्कार थी। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। सुंदरदास टॉर्च की रोशनी में आसपास का जायजा ले रहा था। एक मस्जिद का मॉडल, लकड़ी और गत्ते का बना हुआ एक रोमन किला और एहराम मिस्र के बड़े बड़े मॉडल पड़े हुए थे। मास्टर सुभाष के बिल्कुल साथ लगा हुआ छोटे छोटे कदम उठाता हुआ जा रहा था। वो इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे किसी भी लम्हे रुक जाएगा। इस गोदाम में हर जगह कागज, गत्ते और लकड़ी की बनी हुई इमारतों के टूटे फूटे हिस्से बिखरे हुए थे। एक जगह घास फूस के बने हुए चंद झोपड़े बिखरे हुए थे, जिन्हें किसी गांव देहात का मंजर पेश करने के लिए किसी फिल्म में इस्तेमाल किया गया। वो इन बिखरी हुई चीजों के दरमियान तंग रास्ते पर चलते रहे। मास्टर ने अब सुभाष को इस तरह अपने साथ मिलाकर रखा था जैसे वो इसके भाग जाने का खतरा महसूस कर रहा। वो एक मुख्तसर सा चक्कर काटकर दोबारा एहराम मिस्र के पास पहुंच गया। मास्टर अचानक रुक गया। इस तरफ रोशनी डालो, इसने सुंदरदास को मुखातिब किया। सुंदरदास ने फौरन इसकी हिदायत पर अमल किया। प्लास्टर और लकड़ी का बना हुआ एहराम मिस्र, अबुल हुल के मुजस्मे का मॉडल जिसका सर गायब है, एक बहुत बड़ा ताबूत, नकली चट्टाने। सुंदरदास हर चीज पर रोशनी फेंकते हुए इनका नाम दोहराता जा रहा था। मास्टर ने इसे रोक दिया। ताबूत,
इस ताबूत की नकल जिसमें सदियों से पहले किसी फिरौन को दफन किया गया था। किसी की लाश पाने के लिए इससे बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। इसे खोलो ताकि हम लोग ये जान सके कि हमारे चश्मदीद गवाह का बयान किस हद तक दुरुस्त है। नहीं, सुभाष इस तरह हलक फाड़ कर छिया जैसे इस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। तुम लोग पागल हो गए हो, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं हो सकती, ये भी तुम लोगों की कोई चाल है। दोनों ने इसे बाहों में पकड़ लिया। सुभाष अपने आप को छुड़ाने की भरपूर जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन इन दोनों की गिरफ्त हाथ से मजबूत थी। बिलाए इसकी मुजाहमत ने दम तोड़ दिया और वो बेहतियार सिसकियां भरने लगा। वो दोनों खामोशी से इसकी तरफ देख रहे थे। जब सुभाष पुरसुकून हो गया तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। सुंदर चंद लम्हों तक टॉर्च की रोशनी में ताबूत का जायजा लेता रहा, फिर टायर लीवर को कुंडे में फंसाकर एक जोरदार झटका दिया। कुंडा अलग हो गया। इसने ढकना उठा दिया। टॉर्च की रोशनी अंदर डाली गई। वो ताबूत में मौजूद थी। उसका एक हाथ इसके चेहरे पर रखा हुआ था जैसे आंखों को तेज रोशनी से बचाना चाहती, लेकिन अब बहरहाल इसे इस एहतियात की जरूरत नहीं थी। एक माह के तवील अरसे ने इसका तमाम तर हुस्न छुपा लिया था। इसकी लाश यहाँ मौजूद है। सुंदर दास की आवाज कपकपा रही थी। मुझे इसकी यहाँ मौजूदगी का पूरा यकीन था। हमारा ऐनी शायद कभी झूठ नहीं बोल सकता। सुभाष देखकर बताओ, ये तुम्हारी ही बीवी की लाश है ना? मास्टर पुरसुकून लहजे में बोला। सुभाष कोई वादे जवाब देने के बजाय हिस्टेरियाई अंदाज में चिहा और फिर अचानक दम की आवाज से नीचे गिर गया। इसकी आंखों के आगे तारीकी छा गई। इसका चेहरा बिगड़ गया। वह जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार चुका था। सुंदर दास ने फौरन इसकी कलाई में हथकड़ी पहना दी और एक झटके के साथ इसे उठाकर खड़ा कर दिया। ये नामुमकिन है, वो चीखने वाले अंदाज में बोला। तुम लोग जिनके कहने पर मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, इनके बारे में सिर्फ वही बता सकता है जिसने मेरा ताकुब किया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस तूफानी रात में किसी ने मुझे नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम कि तुम बिल्कुल इन्हीं रास्तों पर चलते हुए मुझे यहाँ तक कैसे ले आए। वह मोश होकर हथकड़ियों में जकड़े हुए दोनों हाथ अपने सीने पर मारने लगा। सुंदरदास ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मास्टर भी करीब आ गया और इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए बोला, हमें यहाँ तक लाने वाले तुम हो। तुम्हारे मुजरिम ज़मीर ने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की। ये तुम खुद ही थे जो एक एक कदम पर हमें रास्ते की निशानदेही करते रहे। नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। सुभाष दाड़ा, यकीन कर लो मिस्टर सुभाष कि यहाँ तक हमारी रहनुमाई करने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम थे। मैंने तुम्हारे मुजरिम ज़मीर की बात की। तुम लाशऊरी तौर पर हमारी रहनुमाई करते रहे। जब हम सड़क का पहला मोड़ घूमे तो तुम्हारे दिमाग ने फौरन सोचा कि इस रात तुम इस तरफ गए थे, इसलिए हमें इस तरफ नहीं घूमना चाहिए। तुम्हारे दिमाग की ये सोच तुम्हारे जिस्म पर असर अंदाज हुई। तुमने बहुत हफीफ अंदाज में बेचैनी से अपने जिस्म को हरकत दी और मेरे लिए इतना काफी था। तुम्हें याद होगा कि कार में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जुड़कर नहीं बैठा हुआ था। छोटी कार का मैंने दानिस्ता इंतखाब किया था। तुम्हारी नसों की एक एक हरकत तुम्हारी अंदरूनी कैफियत की चुगली खा रही थी। ये फन मैंने बड़ी मेहनत से सीखा है। किसी के आसाब की कशीदगी से बिल्कुल सही सही नतीजा हासिल कर लेना हर कस्सो नकस का काम नहीं। आज शाम तुम्हारे घर पहुंचने से पहले महज इसलिए तुम्हें फोन पर ऐनी शाहिद के बारे में इत्तला दी गई थी कि तुम्हारे आसाब मुतासिर हो जाए और तुम्हारा हर लम्हा इसके बारे में सोचते हुए गुजरे। मास्टर ने मुस्कुराते हुए मुतमईन लहजे में कहा, तुम कौन हो? तुम सुराग रसा नहीं, जासूस हो, पुलिस के मुखबर हो? सुभाष ने सिकुरा। इसका नाम मास्टर डिसोजा है। बिलाहिर इंस्पेक्टर सुंदर दास ने मुदाहलत करते हुए जवाब में कहा, यह एक पेशावराना शोबदाबाज है जो नौचंद थिएट्रिकल कंपनी में अपने फन का मुजाहरा पेश करता है। इसे इस फन में कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। तब फिर तुम भी सुराग रसा या पुलिस के आदमी नहीं हो सकते। कोई इस तरह किसी के पीछे नहीं लग सकता। सुभाष अब सुंदर दास पर पलट पड़ा। मैं सुराग रसा नहीं, एक पुलिस ऑफिसर ही हूँ। इस केस में मेरी इतनी गहरी दिलचस्पी और आखिर तक मायूस ना होने की वजह बदनसीब नैना ही थी, क्योंकि नैना मेरी मंगेतर थी। हम दोनों शादी करने वाले थे कि तुम बीच में कूद पड़े। सुंदर दास ने मध्यम लहजे में कहा, ओ तो तुम सुभाष हकला कर रह गया। अल्फाज हलक में अटकते हुए महसूस होने लगे। वो मुश्किल अपनी बात जारी रख सका। तो तुमने झूठ बोला कि इस वाक़े का कोई ऐनी शायद भी है, जबकि इसका कोई वजूद ही नहीं, और तुमने अयारी से मुझे इस जाल में फंसाया। नहीं, सुंदर दास ने इसका सार हिलाते हुए मुतमईन लहजे में कहा, इस सान्हे का ऐनी शायद मौजूद है और वो यहाँ तक हमारी रहनुमाई करके ऐसी शहादत फराहम कर चुका है जो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। बकौल मास्टर डिसोजा के हर जुर्म का कोई ना कोई चश्मदीद गवाह जरूर होता है जो इस जुर्म की शहादत फराहम करता है, और मिस्टर सुभाष इस केस में वो ऐनी शाहिद तुम हो जिसने अपने खिलाफ हमें नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किया है। सुभाष बंसल की आंखें दहशतज़दा अंदाज में फटी की फटी रह गई।